नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आपको सीधे ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर कुंभ मेला 2027 को लेकर बैठक की जा रही है और जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां पहुंचे हुए हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। गुरु जी महाराज श्री पंचायती अटल अखाड़ा श्री महंत सत्यम गुरु जी महाराज श्री पंच निर्वाण हमी अखाड़ा महंत मुरलीदास जी महाराज पंच दिगंबर हमी अखाड़ा श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज श्री पंच निर्मोही हमी अखाड़ा श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा श्री महंत ओगादास जी महाराज श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा श्री महंत भगतराम दास जी महाराज श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा श्री महंत विश्वंदर जी महाराज एवं अन्य सभी यहाँ इस महत्वपूर्ण बैठक में पधारे सभी पूज्य संतगण और यहाँ मेरे साथ आज की इस बैठक में माननीय सांसद श्रीमती कल्पना सैनी जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजभवन देहरादून में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लेखिका संभावना पंत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी द्वारा लिखी गई यह कृति न केवल एक नेता के जीवन संघर्ष और मूल्यों को उजागर करती है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। राज्यपाल ने कहा कि पुस्तक में मुख्यमंत्री के जन्म, बाल्यकाल, पारिवारिक संस्कारों, फौजी परिवेश में बीते संघर्षों और जनसेवा की यात्रा का गहन शोध आधारित वर्णन किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि संकट के समय नेतृत्व, आपदा प्रबंधन, राज्य के विकास मॉडल, G20 आयोजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजनों में उत्तराखंड की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। आज सचमुच बहुत स्पेशल दिन था। आज हमारे उत्तराखंड की बेटी संभावना पंत ने हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के बारे में एक किताब लिखी है। बहुत खुशी होती है जब परिवार में से हमारी बेटी अपने साहित्य के स्टोर के अंदर में ऐसी किताबें लिखती हैं। उन्होंने इसके अंदर में बहुत सुंदर रिसर्च की। उन्होंने उनके जन्म, बाल्यकाल, पूरी जीवन की यात्रा, और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बालक जन्म लेता है एक फौजी परिवार के अंदर में, सीएम धामी ने उत्तराखंड में लगातार बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और साथ ही फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बन रहे हैं जैसे मुद्दों पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पिछले 10 सालों में जो भी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, जो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच की जाए और जिसकी जांच भी शुरू की गई है। हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए, उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर ID बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस साल दिसंबर और जनवरी में भीषण ठंड पड़ सकती है, तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिसंबर में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अच्छी खासी बर्फ पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल ठंड का असर कुछ देर से शुरू होगा। दिसंबर और जनवरी में ठंड अपने चरम पर रहेगी, लेकिन नवंबर के इस आखिरी सप्ताह तक तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ रहे ठंड को देखते हुए प्रदेश भर में रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही ठंड और शीतलहर
लहर से बचाव के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है किसानों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था, जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम धामी के इस बयान पर चुटकी लेते हुए पोस्ट किया है कि भगवान हमारे राज्य के जो किसान हैं वो सरकार की नीतिगत कमजोरियों से परेशान हैं। किसान बड़ी मेहनत से गन्ना की फसल उगा रहा है, लेकिन उचित मूल्य पर फसल को नहीं खरीदा जा रहा, जिसके चलते किसान मिलों में जो है अपनी फसल को पहुंचा रहे हैं। गन्ने की फसल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार उचित मूल्य घोषित कर चुका है, लेकिन उत्तराखंड पता नहीं क्यों संकुचा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भास्कराय, ओम नमः किसान देवताय। भगवान हमारे राज्य के किसान परेशान है। पहाड़ों के किसान सरकार के नीतिगत कमजोरियों से, और जो मैदान का किसान है वो अपने परिश्रम से जो उगा रहा है उसको उचित खरीद मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान गन्ना अपने चीनी मिलों में दे रहे हैं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन व्रत, उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। किसानों की मांगों को लेकर व्रत रखा। उधर उत्तराखंड कांग्रेस मुखर पैनलिस्ट विशेषज्ञ प्रवक्ताओं की खोज में टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रही है, तो वहीं कांग्रेस के इस अभियान को आने वाले 2027 के चुनावों को लेकर उत्साह के रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के इस अभियान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास धरातल पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, बस कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो मुख्य रूप से राजनीति में दिखाई देते हैं। तो बता देना मैं धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की है, मैं उस शब्द से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं। तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे। लेकिन वो संगठन सृजन तब करेंगे चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा की गोली में जा चुका होगा। तो कांग्रेस की हालत जो है धरातल पर बहुत अच्छी नहीं है, और अब जाके वो हंटिंग कर रहे हैं कि साहब कोई व्यक्ति हमें कहीं मिले जिसका हम उपयोग कर सके। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की निर्णय स्थिति कितनी कमजोर है। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित ग्रीन व्यू गार्डन सिनोला में बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड चंद्रोटी के नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति एवं संचालकों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने दायित्वों का ईमानदारी से, पारदर्शिता और समर्पण के साथ निर्वहन करने की शपथ ली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवगठित टीम को बधाई देते हुए कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे प्रभावी इकाइयों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, जिससे किसानों, महिलाओं और युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध हो सकें। उधर 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया गया। बता दें कि आयोजन राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में संविधान के प्रति आस्था और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। तो वहीं राष्ट्रीय गीत के गायन को मौलाना और मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम और संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा किसी का भी वंदन करना इस्लाम के खिलाफ है। क्या बोलना है? देखो, हम तो मुफ्ती हैं, हम तो शरीयत की बात बताएंगे।
हम इस मुल्क के बाशिंदे, हमारे बड़े इस मुल्क में रहते थे, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी जमीनें हैं यहाँ और हमारे बाप दादाओं की जमीनें हैं और हम इस मुल्क का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसे प्यार करते हैं। विश्व गुरु बनाने में हमारा योगदान है। रात दिन हम इसमें तरक्की की राह पर भाग दौड़ कर रहे हैं। रहा वंदे मातरम का मसला, तो वंदे मातरम ये सरकार जो है, इसको सरकार को थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में नित नए किस्म की अक़वाम, बिरादरियां, कबीले रहते हैं और उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी रिवायतें हैं, उनकी अपने अपनी अकीदे हैं, उनकी अपने अपने मजहब हैं। राव अम्बेडकर साहब, भीम साहब ने इस संविधान लिखा और सबकी उस पर सहमति ली। इस्लाम के अंदर ये है कि एक अल्लाह की इबादत करनी है। इस्लाम के अलावा जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर भी एक और की इबादत करनी है। और जो और भी मजहब है, जैसे अब बुद्धिज्म है, उसके अंदर भी एक जो हमारे बुद्धिस्ट हैं, उनकी जो बुद्धिस्ट होते हैं वो लॉर्ड बुद्धा की इबादत करते हैं। इसी तरह से जो सिख हैं वो भी एक अकाल को मानते हैं, इसी की इबादत करते हैं। और सारे जो भी हमारे जैनिज्म है उसके अंदर भी महावीर की ही इबादत की जाती है। हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनकी इबादत की जाती है। इस्लाम जो है वो एक अल्लाह की इबादत के लिए कहता है और वो ईमान है। तो ये जो एक कोशिश की जा रही है कि वंदे मातरम जो है वो सिर्फ ये है कि भारत माता को उन्होंने तसव्वुर किया है कि दुर्गा देवी और उसकी वंदना करने के लिए ये गायन किया जा रहा है। उधर कोटद्वार के कन्वाश्रम में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें गुरुवार को बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने शिरकत की। और बता दें कि 23 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पहुंचना था, लेकिन अधिक व्यस्तता के कारण वह इसमें नहीं शामिल हो सके। नाम और जोड़ने का नाम, तो ये बहुत ही पवित्र जगह, वैसी सारी की सारा उत्तराखंड जो देवी भूमि है, यहाँ पता नहीं कितने ऋषियों ने, कितने मुनियों ने इस बात की तपस्या की है। जो स्वामी जी महाराज जैन सरस्वती जी ने जो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग और आयुर्वेद का जो यहाँ पर एक हफ्ते का जो शिविर रखा, ये वास्तव में देश और विदेश के जितने लोग यहाँ पर जो आए हैं उनको निश्चित रूप से योग और अध्यात्म में बहुत उसका जो फायदा होगा। योग और अध्यात्म में एक ही चीज है, वो अलग की परिभाषा योग। उधर अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और प्रभु श्रीराम को नमन किया। समारोह में कोई कांग्रेस नेता नहीं पहुंचा। इस पर उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने कहा कि कट्टर कांग्रेसी राम मंदिर नहीं जाते। उन्होंने इंदिरा गांधी काल के साधुओं पर गोलीकांड और बाबरी प्रकरण का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में कभी नहीं रही। जो कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था, तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में भगवान राम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो भगवान राम को मानते नहीं है। उधर देहरादून स्थित आईटी पार्क जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आईटी पार्क की जमीन जो कि करीब 98 एकड़ में फैली है, उनकी ओर से इस संबंध में दस्तावेज मांगे गए, परंतु लेकिन 2 साल होने के उन्होंने अभी तक जो है किसी भी प्रकार से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त से इस विषय में पत्राचार किया तो संबंधित विभाग को जो है 15 दिन के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ये कहा गया कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक इस जमीन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
ये सिटकुल में उत्तराखंड सरकार की आईटी पार्क की 98.5 एकड़ लैंड, जिसका आज बाजारी मूल्य 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसमें एक बहुत बड़े संभावित घोटाले की एक अंदेशा नजर आ रहा है। 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरटीआई के माध्यम से कि हमको ये सारी फाइल, दस्तावेज, जिससे संबंधित सारे कागज मिले। हमको यही बताया जा रहा है बार बार कि ये फाइल उपलब्ध नहीं है, और जब फर्स्ट अपील में ऑर्डर होता है विधिक कार्रवाई करें एफआईआर करने के लिए, फिर भी नहीं करते हैं। मैं सेकंड अपील में गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, मुख्य सूचना आयुक्त ने 5 अगस्त को कड़क ऑर्डर दिए कि अगर 15 दिन में फाइल नहीं मिली तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी निम्न धाराओं के अंतर्गत। उधर देहरादून में अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का पिछले 17 दिनों से हड़ताल जारी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी यही मांग है कि उन्हें चैम्बर दिया जाए, जिससे उन्हें कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि उनकी पूर्व में मुख्यमंत्री धामी के साथ बात भी हुई, परंतु उनका यही कहना है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। हमारा ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है और चूंकि हमारे जो काम है वो चैम्बर्स को लेके है, सरकार हमारे लिए चैम्बर कराए और सरकार का दायित्व वकीलों के लिए है, क्योंकि हम लड़ाई सबसे ज्यादा बात कार्यों के लिए लड़ रहे हैं, बात कार्यों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा बहुत अच्छा सिद्धांत है कि वो बात कार्यों का सर्वे करिए। देखिए, निश्चित तौर पर परेशानी तो होती है। परेशानी में सबसे ज्यादा अधिवक्ताओं को है ना। अधिवक्ताओं को क्या परेशानी है? अधिवक्ताओं की तो फीस भी नहीं आ पा रही ना। हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हम भी उनके ऊपर भरोसे में जिंदा है, लेकिन जब हम ही यहाँ धरने पे बैठे हुए तो काम करेगा, परेशान वो भी है और इसीलिए परेशान है। बाकी न्यायिक अधिकारी होने पर तनख्वाह मिलती है, मैंने वो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी में तो बात करें। उधर विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 और उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 के आयोजन से पूर्व यूकोस्ट द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत महानिदेशक मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण में बदलाव और प्रदेश में आपदाएं आना, उनसे कैसे निपटारा किया जाए, उस विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह फाउंडेशन इसको करवा रहा है। देखिए, 28 से 30 तारीख तक ये विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, क्लाइमेट एक्शन का है, और इसके साथ साथ में राज्य की हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। आयोजन देहरादून में है, ग्राफिक अराब में जो उनका सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर है, उसका आयोजन है और 3 दिवसीय है। दुनिया के कई देशों के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं के हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, दुनिया भर के हैं, लगभग 50 के आसपास देशों के लोग इसमें आ रहे हैं। ऋषिकेश में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्रों को अब राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। स्कूल में 3 मंजिल का एक नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अध्यापक कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को अलग अलग सेक्शन के तहत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देंगे। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, स्वामी केशवानंद महाराज और निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने किया। मौके पर स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में शामिल अभिभावकों का समा बांधा। स्कूल प्रबंधन की ओर से अतिथियों का स्वागत और सम्मान भी हुआ। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चिल्ड्रंस एकेडमी ये बहुत पुराना यहाँ का विद्यालय है और बहुत कम फीस पे अच्छी पढ़ाई देने का काम करता है। यहाँ के आसपास के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ की प्रबंध समिति है, यहाँ के प्रधानाचार्य जी है, सभी लोग, और क्षेत्रीय लोगों की मदद से यहाँ पे 6 कमरे आज बनाए गए। उसके लिए मैं यहाँ आया और उसका लोकार्पण किया। अच्छा लगता है कि ऐसे विद्यालय आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ सामान्य श्रेणी के बच्चे पढ़ते हैं और मैं ऐसे विद्यालयों को हमेशा मदद करता रहा हूं। आप जानते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र जितने भी विद्यालय हैं
इस प्रकार की मेरी मदद या विधायक निधि से घोषणा हमेशा होती रही है। आज मैंने इस विद्यालय के लिए 100 कुर्सियां और 3 कंप्यूटर जो इन्होंने मेरे से मांग की थी, मैंने दोनों घोषणा की है ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र है, आजकल IT का जमाना है, तो उनको उसका लाभ मिल सके, मैंने घोषणा की। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने जिला स्तरीय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की और इस बैठक में जिले के समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान सांसद अजय भट्ट निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी और लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से सख्त सवाल किए। खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब निर्माण में सामने आई अनियमितताओं पर उन्होंने संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। यह बैठक में जिले में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता को लेकर नई दिशा तय करने के लिए अहम साबित हो सकती है। अभी आज मंडी परिषद में उनके GM समेत कई लोग अधिकारी आए थे, तो उन्होंने और यहाँ के जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी है वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है और कहीं पर अभी सुव्यवस्थित जो तार हैं उनको और करने की आवश्यकता है। तो आज दोनों को बैठाल के बात भी हुई है, उन्होंने कहा इसको भी हम पूर्ति कर रहे हैं। देहरादून के पछुआ दून क्षेत्र में शक्तिनगर किनारे ऊर्जा विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक अभियान चलाया। धामी सरकार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में कई हेक्टेयर सरकारी भूमि खाली कराई गई, जिस पर कई परिवारों ने अवैध कब्जा कर रखा था। वहीं डीएम सविन बंसल ने जानकारी दी कि सरकारी जमीनों पर फिर चाहे वो ऊर्जा विभाग की हो, नगर निगम की हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, उस पर जिसने भी कब्जा किया है लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है, जो जारी रहेगा। ये अभियान अभी भी निरंतर जारी है। अभी आज की डेट में भी विकासनगर में टकरानी डाक पट्टी में जो हमारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण थे, इसमें हेक्टेयर्स ऑफ जमीन अभी मुक्त की गई है और आगे अग्रिम दिवसों में भी ये अभियान जारी रहेगा। ऐसे ही हमारे जनपद के किसी भी क्षेत्र में जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जे पाए जा रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं या हमारे सरकारी जमीन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या इरिगेशन की, PWD की, इन सभी अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है अपनी अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए, और इसमें मैजिस्ट्रियल सपोर्ट और पुलिस असिस्टेंस उनको प्रदत्त की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।